आयुर्वेद के मत से उसकी एकाग्रता का भंग होता है। और ऋषि ऐसा निकालते हैं कि इसको बड़ा ऋषि बनाना है। ऋषि माने दाढ़ी बढ़ाई है, बाल बढ़ाया है, ये कंसेप्ट नहीं। ऋषि माने आर्ष दृष्टा, मतलब संसारस्य ऋषति, संसारस्य पारमदर्शी, संसार के रहस्य को जान पाए और हजारों लोगों को जो मार्ग दिखा सके। तो ऐसी पर्सनालिटी तैयार करनी होगी। तो ये तो बहुत कम टाइम है ना, 4 महीना ध्यान रखना माने कुछ नहीं है। और ये टाइम पर ध्यान रख लिया, आप जो पूरी जीवन की मेमोरी की दवाई देंगे, बुद्धि की दवाई देंगे, वो ये 4 महीने इनफ है। एक तरफ ये 4 महीने है, एक तरफ पूरा जीवन। ये 4 महीने में आवाज जाना ही नहीं चाहिए, कोई भी सीडी नहीं बजानी है, कोई भी मंत्र भी नहीं बजाना है, उसको वर्णात्मक शब्द ही नहीं जाना चाहिए। अब किसी लोगों ने तो हमारे यहाँ जो सीडी मिलती वही लगा दी थी, तो हमने बताया, हम मना कर रहे हैं कि वो सीडी नहीं, बोले आपकी लगाई है, तो वो मेरी भी हो सीडी तो सीडी होती है ना। तो वो कोई भी मंत्र की सीडी या किसी भी प्रकार की सीडी, वो मंत्र के विरोधी नहीं है। मंत्र आप बोलो, आप बाहर सुनो। माता का पुत्र का टेंडेंसी सुनने का है, वो उस टाइम नहीं है, उसकी कर्णेंद्रिय विकसित हो रही है 4 महीने तक। उसको तुरंत आप आवाज करेंगे, ट्रेन अभी जाएगी तो हम कैसे डिस्टर्ब हो जाएंगे यहाँ पे, वो टेंडेंसी नहीं है सुनने का हमारा। इसी तरह बालकों को भी वो ट्रेन के जैसा आवाज होता है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी इतनी होती है कि वो उसका सुनने का उसकी आदत नहीं। तो सीडी वगैरह कुछ भी, वो शब्द ही नहीं जाने चाहिए कोई प्रकार के ना, वो बाहर करना है नामकरण। नहीं 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 नहीं, वो केवल विधि इतनी है। देखिए ये सब विधि, ये शोर बकोर तो बाद में आया ना, वो तो सेरेमनी करते हैं। ये सेरेमनी तो वहां पर होती है, कहाँ पे, जो वहां सीमंतोन्नयन था उस टाइम। नामकरण संस्कार की विधि हार्डली 1.5 घंटे की, उसमें कहा शोर एक है। दूसरा, भोजन करके तुरंत ही उसको प्रसूदाकार जो होता है आयुर्वेद के मत से, जो उसका कमरा होता है वो अलग होता है, उसमें कोई सेरेमनी नहीं है, किसी को जाना नहीं। वो पिता नाम करते हैं, वो सेरेमनी पिता उनका जो ये पिता के पिता, पिता की माता, वो सब घर पे रहते वो करें। माता को तो जाना ही नहीं है उधर। जो नामकरण है उसमें तो उसकी शक्ति ही नहीं है ना, वो तो सत्य प्रसूता है, तो प्रसूताचर्या है उसकी। तो भी उसको तो वहां डांस करने नहीं जाना है, उसको खेल नहीं है, उसको ये तो अभी जाने लगे सब बराबर। अभी फोटो खींचवाना है, अभी सब तरह से एंगल लेना है, तो वो फोटोग्राफर आता है, फिर वो आते हैं, फिर ये शोर बकोर होता है। तो अभी तो क्या नामकरण बचा ही नहीं ना, अभी तो वो केवल एक सेरेमनी हो गई। तो इसके कारण नामकरण संस्कार की जो विधि है, उस टाइम पर केवल जो होता है वो प्रसूतागार में हार्डली 15 मिनट चाहिए। वो नाम किया की बात पूरी, बस हो गया, उसको और कुछ सुना नहीं। और सभी जो विधि है वो पिता को। तो ये नामकरण में ऐसा है, उसके 10वें या 12वें दिन होता है नामकरण। फिर जाकर 4थे महीने में जब तक आता है निष्क्रमण संस्कार, उसके तक उनको हो सके उतना एकांत, शब्द ही नहीं जाना है कोई, कोई भी प्रकार का शब्द नहीं। उसको माता का ही सेवन ज्यादा से ज्यादा होना, माता का ही संसर्ग, माता का। इसके लिए हमारे यहाँ बताता है, प्रसूता हो तब माता पूर्ण आराम करे, पूर्ण उसको रेस्ट चाहिए। वो प्रेम से, उसके ऊपर देखने से, उसके ऊपर प्रेम करने से उसकी इफेक्ट होती है। वो वही चाहता है, वो संसर्ग चाहते हैं, वो शब्द नहीं चाहता है, क्योंकि वो टेंडेंसी नहीं है कि आपने शब्द समझ पाए। हाँ, अंधेरे में भी। ये प्रकाश देने की टेंडेंसी नहीं है उसकी, कभी बहुत लाइटें नहीं होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि उसकी आंख को नुकसान होगा, उसके माइंड को, वो टेंडेंसी नहीं है उसकी प्रकाश देने की। तो उस समय तक अंधेरे में एकांत में रखें जितना हो सकता है। प्रकाश उत्तर की दिशा का या दूसरी दिशा का है, जैसे वो चालू सीधा वो पूर्व का आएगा तो बहुत प्रकाश हो जाएगा वो। तो ये आयुर्वेद में बताया कि इसका कौन तरफ का मुख होना चाहिए, किस तरह का, क्यों किया, क्योंकि इसके ऊपर फोकस करना है, इसको बहुत आगे बढ़ाना है, उसका विचार अभी से करना है। तो इसके लिए आप देखेंगे तो जितने भी वहां पर जो चिल्ड्रन का ये था, हमारा बाल मनोविज्ञान था, कुमार विज्ञान था, इतना डेवलप था कि बच्चे बीमार नहीं, उतना ही नहीं, मन से इतने स्ट्रॉन्ग थे। हाँ, कोई अविद्वान नहीं था, माने सभी विद्वान, सभी तत्वों को जानने वाले। इतने ऋषि ऐसे ही नहीं हुए, हमको लगता है कि वो सब भगवान ने भेज दिया, उसने किया, नहीं, ये सिस्टम बना कि इसी तरह से हो तो माइंड डेवलप होगा, बुद्धि डेवलप होगी। ऋषि ने देख लिया कि ये इफेक्ट, आपकी ये क्रिया उसके मन के ऊपर क्या इफेक्ट करेगी, उसकी बुद्धि के ऊपर क्या इफेक्ट करेगी, उसके प्राणों के ऊपर क्या इफेक्ट करेगी,
तो ये सबको जानकर ये पूरा सिस्टम ऐसे ही थोड़ा बन गया। आज यूरोप में क्यों नहीं है, आज क्यों पता नहीं है डिलीवरी का साइंस, आज वो क्यों आते हैं इधर जानने के लिए, आज भी क्यों आते हैं, आज भी आते हैं ना वो लोग, आज भी वो लोग क्यों आते हैं? एक ही कारण, यहाँ का साइंस जो है वो डेवलप था, यहाँ का साइंस विकसित था, यहाँ का पूरा सिस्टम बनाया हुआ था और वो घरों घर पर था। एक घर को पता था कि ये करना है ये नहीं करना है, तो पास वाले भी कोई आवाज नहीं करते थे, आसपास वाले भी कोई आवाज नहीं करते थे, आसपास वाले का भी शादी होता था तो अलग जगह पर ले जाते थे, ये सब अभी तक था। तो इसके लिए बहुत सारी बातें ऐसी है, ये विकास के लिए माने कि कौमार गुरुकुल में, प्रसूताचर्या में, कि हम जितना भी इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, आज तक हमने बहुत जगह किया है, हाँ, उसको सुलाते हैं, उसको संगीत पसंद, तो और शब्द नहीं जाने चाहिए, उसको हमने बताया शांत एकांत में रखना है। 4 महीने के बाद जब शुरू होता है लोरी, लोरी कहते हैं ना, पता है ना आपको, वो सुनाते हैं, आप जो भी बोलेंगे तो वो सो जाएगा। आप देखो आपका आवाज होगा माता का तो वो सो जाएगा, दूसरा यदि बोलेगा तो वो सोएगा, हाँ, उसकी टेंडेंसी हो जाती है कि इसी का शब्द सुनना है मुझे, हाँ, तो वो सो जाएगा, उसको नींद आ जाएगी। तो 4 महीने के बाद धीरे धीरे शब्द सुनाए, लोरी सुनाए, लोरी सुनते ही वो सो जाएगा, उसको टेंडेंसी हो जाएगी वो रिदम। इसके लिए वो होता है कि ऐसे शब्द सुनाए तो माइंड डेवलप होगा, ऐसे शब्द सुनाए तो फिर मंत्र सुनाए, शब्द सुनाए, फिर माता सुनाने का शुरू करती। लेकिन कब? आफ्टर 4 मंथ्स, उसके पहले शब्द नहीं जाना है, कान में जाना नहीं चाहिए शब्द। तो धीरे 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 इसके ऊपर हम आगे बहुत रिसर्च है, इसके ऊपर प्रैक्टिकली है, बहुत सारी औषधियाँ हैं, बहुत सारा विकास है कि ये 9 मंथ हो गया है अभी डिलीवरी के टाइम। नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम बहुत कुछ बातें बताते हैं, इसमें एक तो गोबर होता है, गोबर उसका एक रस होता है जो कपड़े में से गोबर में पानी डालकर, गाय का गोबर होता है उसको पानी से निकालते हैं, 8 टाइम्स उसको फोल्ड करते हैं कपड़े को, कॉटन का कपड़ा हो उसको 8 टाइम फोल्ड करके उसमें गोबर रखकर उसको ऐसा किया तो वो गोबर रस निकलेगा, उसको गोबर रस कहते हैं। तो वो ताज़ा गोबर हो और नीचे पड़ा हुआ न हो तो बहुत अच्छा है ना, सीधा ले सकते हैं या किसी पात्र में ले सकते हैं किसान को देकर, तो वो उसका रस पिलाया तो डिलीवरी हुई, और 1-2 नहीं 40 हुई है नॉर्मल डिलीवरी। जो लेबर पेन होता है उस टाइम उसको पिलाना होता है। एक ये है, एक अपामार्ग का मूल होता है जड़, तो वो प्रभाव होता है। आयुर्वेद में वनस्पति का रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, ये सब टर्मिनोलॉजी है आयुर्वेद की, कि कोई इफेक्ट कैसे करेगा, तो कोई उसका अंदर जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वो ब्लड में जाएगा, उसके बाद इफेक्ट करेगा, पचेगा, बाद में इफेक्ट करेगा, जैसे मैंने बात की। तो रस से कोई करेगा, कोई वीर्य से करेगा, उसका ठंडा होगा तो ठंडा इफेक्ट, गर्म होगा तो गर्म इफेक्ट, कोई विपाक पचने के बाद वो इफेक्ट करेगा, पचेगा नहीं तो इफेक्ट ही नहीं करेगा। कोई द्रव्य ऐसा होता है, कोई प्रभाव से करेगा, प्रभाव कैसा है कि वो छू लिया तो इफेक्ट करेगा, वो आपको टच होना चाहिए तो इफेक्ट करेगा। तो ऐसे प्रभाव कैसे हैं, कितने प्रकार के हैं, तो बहुत सारी प्रभावी चिकित्सा है, इसके ऊपर पूरी बुक लिख सकते हैं, इतना आयुर्वेद में प्रभावों का वर्णन किया है। जैसे किसी की छाया है तो स्त्री को जब गर्भ हो तब अशोक का वृक्ष के नीचे वो रहे, जो सीता को रखी थी रावण ने, अशोक वाटिका। तो अशोक ये बहनों को वो वृक्ष के नीचे रहेंगे और ट्रीज की छाया में, तो बहुत इफेक्टिव है। कितना भी क्रोध आएगा लेकिन जो गरमाला होता है, जो इसका अमलता, तो उसके नीचे रहेंगे यदि तो गुस्सा कम हो जाएगा। इमली के नीचे रहेंगे तो वात बढ़ जाएगा, तो इमली के नीचे नहीं रहना है। तो हमारे यहाँ झंडू भट्ट जी थे, जिसके नाम से आज झंडू फार्मेसी है, पता है ना, झंडू बाम पीड़ाहारी, वो पहली बार एडवर्टाइज आई तो लोगों को लगा कि नहीं ये तो वो बाम। झंडू भट्ट जी फार्मेसी कंसेप्ट के खिलाफ थे, वो अपोज में थे, उसी के नाम पर फार्मेसी की बात है। तो उनके ग्रैंडसन ने वो फार्मेसी की, झंडू भट्ट जी के नाम पर। उनका एक ऋषि का जैसे एक में महत्व होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। जैसा मेरा किसी भी बात मैं सब बातें करूंगा,
आपको अध्यात्म की भी करूंगा, आयुर्वेद की भी, लेकिन कोई बात में मेरी एक्सपर्टाइज हो, उसके जैसा कोई विषय ही नहीं होगा मेरा। कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो यूनिक होती है, भले सब बातें होती है लेकिन एक यूनिक। इसके लिए बताए ना हमारे कि निदान माधव श्रेष्ठ सुश्रुत शारीर स्मृतम, माने कि वो सुश्रुत संहिता है वो शारीर स्थान पे है, और माधव है वो निदान में श्रेष्ठ है। चरकस्तु चिकित्सित, चरक मुनि है वो चिकित्सा में श्रेष्ठ है। तो इसीलिए वो जंडू भट्ट जी थे वो योग में श्रेष्ठ थे। योग मतलब कि ये वस्तु को ये वस्तु में मिला दिया तो इफेक्ट क्या, तो ये कोई भी पेशेंट आया तो उसको ये मिलाकर दे देते थे तो उसको अच्छा हो जाता। तो बहुत जो स्टेट थे वो उनको बुलाते थे। कम उम्र, 28 साल की उम्र थी तब वो प्रायः 25 स्टेट की अलग अलग भारत के जो राजा थे उस टाइम उसकी दवाई करते थे। 28 की उम्र में, उनकी 20 इयर्स उम्र थी तब उसको सब बुलाते थे इधर। तब तो नया फ्लाइट निकला था, तब वो फ्लाइट में जाते थे। तो वो जंडू भट्ट जी का इतना ख्याति देखकर बहुत वैद्य वो हो जाते थे कि हमने 80 साल प्रैक्टिस की है, 60 साल, लेकिन कुछ इनबिल्ड होते हैं। वो वैद्य होते ही उसको पढ़ना तो बाई वो हो जाती है, क्या होता है बाई प्रोडक्ट वो पढ़ लिया वो हो गया, लेकिन बाई वो वैद्य ही ऐसा उसका टेंडेंसी ही वैद्य का होता है। तो वो सोचते ये द्रव्य ये द्रव्य। तो उसको क्या हुआ कि एक वैद्य ने ये राजा को बताया कि ये देखिए ये इतना कह रहे हैं लेकिन वो हम जब तक परीक्षा नहीं करते हैं तब तक हम मानेंगे। तो राजा ने बताया ठीक है आप परीक्षा कर लीजिए। तो बताया कि ठीक है। तो एक व्यक्ति को उधर यहाँ से महाराष्ट्र से गुजरात में जाए, तो उसको बताया कि 7 दिन में 15 दिन में आप पहुंचोगे चलकर। तो 15 दिन में महाराष्ट्र से सीधा गुजरात के सूरत पे आया। वो वहां से चला 15 दिन, उसको एक ही शर्त थी कि रात को इमली के नीचे सो जाना है। क्या सो जाना है? इमली के पेड़ के नीचे सोना है। जब जब रात आए तब तक सो जाना है। तो वो सोया 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 15 दिन पे पहुंचा तो पूरे इधर दर्द कर रहा था, इधर दर्द कर रहा था भाई। तो जंडू भट्ट जी ने उसका नाड़ी परीक्षण किया। नाड़ी परीक्षण करते करते वो उनको तो लगता था कि भाई ये जंडू भट्ट जी दर्शन स्पर्शन प्रश्न वगैरह करेंगे, उसके बाद दवाई। अब पता चलेगा कि कितना पढ़े हैं, उनका कितना वो ये है। तो उसको दवाई में बताया, उनको प्रश्न किया क्या क्या करके आए, क्या क्या किया क्या क्या, वो पता चल गया कि हाँ ये। अब उसको दवाई तो बोले एक काम करो आप अभी निकल जाओ महाराष्ट्र जाने। तो क्या दवाई, तो दवाई की जरूरत तो नहीं रहेगी, तो भी आपको यदि पेन है तो आप पत्र लिख देना, हम दवाई इधर से हम हर महीने आते हैं तो दवाई लेकर आएंगे, लेकिन दवाई इस महीने में तो चालू नहीं करेंगे, अगले महीने में करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है? तो बोले कि अब जाओ। बोले ये दुख रहा है, तो बोले कि अब वहां तक जाओ, आप रोज रात को आप नीम के पेड़ के नीचे सोते सोते जाना। तो वो रात को नीम के पेड़ आता तो उसके सोकर जाता, पहुंचा तो 15 दिन में उसका पेन गया। तो बाद में पत्र लिखा कि अभी कुछ तो करें, अब पेन गया, क्योंकि हुआ था किसके कारण? तो इमली के कारण, तो नीम के कारण गया। तो इसी तरह से हर एक पेड़ का छाया का एक एक गुण है, जैसे अशोक का है, गुलमोहर का है, अमलतास का, हर एक टाइप ये प्रभाव कहते हैं, इसको कहते हैं प्रभाव। हर एक का एक एक प्रभाव होता है। तो ये प्रभाव चिकित्सा में आयुर्वेद में है। ऐसे हम जब गाँव में जाते हैं, ग्राम्य चिकित्सा करके हमारा एक कंसेप्ट है जो आचार्य जीवकाचार्य जी ने शुरू किया था। भारत में सुश्रुत के बाद जिन्होंने सर्जरी की पहली बार, सुश्रुत मुनि गए आज से 2500 साल 3000 साल पहले। उसके बाद पहली लास्ट सर्जरी जो भारत में आयुर्वेद के रूप में हुई, आयुर्वेद के हिसाब से हुई, जो कपाल भेदन क्रिया कहते हैं जिसको, जो ब्रेन सर्जरी कहते हैं जिसको, जो आज न्यूरो सर्जन करते हैं जिसका, तो उसको शिरोकृमि निकाला था बिंबिसार राजा। बुद्ध के टाइम पर आपने बौद्ध धर्म का प्रचार देखा है, बौद्ध धर्म में भी आयुर्वेद के जो नियम लाए वो राजवेद जीवकाचार्य ने लाए। बुद्ध को बहुत बार उन्होंने चेंज करवाया, इस तरह से नहीं खाने का, इस तरह से भिक्षा नहीं लेने की, इस तरह से आपको भिक्षा लेकर ये नहीं खाने का, नहीं तो वो लोग पहले गर्म खा लेते थे, फिर कुछ ठंडा मिला तो ठंडा भी खाया, नारियल का पानी भी पिया, दूध गर्म भी पिया। तो राजवेद जीवकाचार्य जब दूध लेते हो तब नारियल का पानी नहीं लेना है, गर्म के ऊपर ठंडा नहीं खाना है, ठंडा के ऊपर गर्म नहीं खाना है, ये टाइम ये नहीं खाना है। वो साथवा लेते थे जो रात को जो सत्तू
तो सत्तू रात को नहीं खाना है, पानी के बिना नहीं खाना है, सत्तू के बहुत नियम है। हाँ, घी समान घी के साथ ही खाना है, इतना घी चाहिए जितना सत्तू खा, नहीं तो सत्तू पचेगा नहीं। तो बहुत सारा नियम बुद्ध धर्म में जो आया, तो बुद्ध जैसी व्यक्ति को भी जीवकाचार्य जी का मानना पड़ा। हाँ, तो उनको बिंबिसार के मगज में जो एक मन, इस ब्रेन में एक कृमि, उधर भी कृमि होती, जैसे स्टमक में वोम्स होते हैं, ऐसे वोम्स हृदय के भी है, ऐसे वोम्स शिरोरोग शिर इधर भी है। तो उसने वो निकाल कपाल भेदन किया, कपाल भेदन करके उसका कृमि निकाला और उसकी जान बचाई। तो जीवकाचार्य जी को राज्य में बहुत बड़ा सम्मान मिला। उन्होंने कपाल भेदन की लास्ट क्रिया के बीच में उनकी हत्या, बिंबिसार और दूसरे राजा की जब ये हुआ, युद्ध हुआ, तो उसमें जीवकाचार्य जी जो बच जाएंगे तो हजारों लोगों को बचा लेंगे। इसके लिए उसकी बड़ी कहानी है जीवकाचार्य जी की। वो ग्राम वैद्य तैयार करना चाहते थे, हर एक गांव में एक वैद्य होना चाहिए, और गांवों की चिकित्सा कैसी होनी चाहिए, गांवों के रोग कैसे होते हैं, सिटी के रोग कैसे होते हैं, यहाँ डिसीज अलग टाइप के होंगे, ग्राम के अलग होंगे, पानी कौन सा पीना है, दूध किस टाइप का पीना है, कब लेना है, उसके बारे में जीवकाचार्य जी पूरे भारत को स्वस्थ करना चाहते। तक्षशिला विद्यापीठ के आचार्य थे, आत्रेय के शिष्य थे। तो उन्होंने पूरी इसके ऊपर चिकित्सा लिखी है, ग्राम वैद्य को तैयार कर। इसमें प्रभाव चिकित्सा का वर्णन जीवकाचार्य जी ने बताया है। जो गांव में रहते हैं उसको अगध तंत्र में उनके प्रयोग है, जैसे बिच्छू काटता है, स्कॉर्पियो बाइट करता है, स्नेक बाइट करता है, तो क्या चिकित्सा करता है, उसमें उन्होंने बताया है कि जब भी स्कॉर्पियो बाइट करे, स्कॉर्पियो पता है आपको, वो बाइट करता है तो बिच्छू, उसकी पीड़ा होती है, उसका बहुत पेन होता है इधर। अभी उसके लिए बताया है कि वो गांवों में ऐसे लोग होने चाहिए कि जो गांव की चिकित्सा गांव में ही करते। हाँ, क्यों? अभी बुखार की अभी हॉस्पिटल हुई तो क्या हुई, वो क्या हुआ कि अभी गांव में कोई बचा ही, तो गांव में किसी को बुखार आ जाएगा तो अभी बारिश है, अभी वो दवाई लेने के लिए सिटी में जाएगा, दवाई लेने के लिए सिटी में बस पकड़ेगा, उधर से फिर उतरेगा, उधर से चलकर जाएगा या दूसरा व्हीकल में जाएगा, बारिश आ रही है, वहां पोते पोते न्यूमोनिया हो जाएगा। अब घर पे रहा होता तो केवल बुखार होता, लेकिन बुखार में उसको जो फीवर में भी उसको पानी गिरा, वातावरण में निकला, जब उसको निर्वात स्थान में रहना है, पूरे वात स्थान में आ गया, अब न्यूमोनिया। अब उन्होंने वो करके बताया डायग्नोसिस कि अब तो न्यूमोनिया है। अच्छा हुआ आप आ गए, वहां रहते तो क्या होता, तो न्यूमोनिया ही नहीं होता। तो गांव की चिकित्सा गांव में ही हो, इसके लिए स्कॉर्पियो बाइट किया उसने। ये परिस्थिति में हमने ऐसे लगभग 30 केस सोल्व किए। इसमें आम्र मंजरी का प्रयोग बताया। जो आम्र होता है, आम्र पता है ना आपको, मैंगो ट्रीज, मैंगो ट्रीज होता है, वो इस हर वक्त हमारे यहाँ शिविर होती है तब ये प्रयोग करवाते हैं। उसका फूल के फल के पहले फूल आता है। पहले 2-3 प्रकार की वनस्पति है, कोई फ्लावर्स होकर फ्रूट आते हैं, किसी का डायरेक्ट फ्रूट आता है। अभी जो मैंगो है उसका पहले क्या आता है, फ्लावर, उसके बाद फ्रूट आता है। अब जो फ्लावर आया उसको आम्र मंजरी कहते हैं। आम्र मंजरी को हनुमान जयंती मतलब चैत्र की पूर्णिमा होती है, चैत्री की पूर्णिमा को वो आम्र मंजरी लेनी है। आम्र मंजरी लेकर रात को, पूर्णिमा होती है तो पूरा चंद्र फुल मून होता है, पता है आपको वो सब। अभी उसको घिस लेना है पूरे हाथ में, चंद्र के प्रकाश में। वो घिस लिया, घिस कर उसको केवल बाहर सो जाना है, ऊपर छत के ऊपर सोए, बाहर सोए, केवल मून का प्रकाश होना चाहिए आपके ऊपर। वो क्रश किया ना पूरा, आम्र मंजरी इतनी ली, अब उसका रस निकलेगा, तो आपको हमको क्या करना है, उसका रस ऐसे 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 कर देना है। और कोई फ्री है तो हम वहां शिविर करवाते हैं उस टाइम, वहां पर गुजरात में आना है तो उधर तो हम प्रयोग करवाते ही है सबको। अभी ये क्रश किया, अभी पूरे हाथ आपके ये हो जाएंगे पानी वाला, मतलब चिकना हो जाएगा। अभी वो ऐसे ही रखना है, धोना नहीं, रात को सो जाना है। रात को सोकर पूरी रात आपको मून के प्रकाश में सोना है। सुबह उठते ही रात में विष शामक शक्ति तैयार हो जाती, बराबर। अभी किसी को भी स्कॉर्पियो बाइट किया तो केवल आपके पास सेंधा नमक चाहिए, सेंधा नमक लिया और ऐसे उतारने का चालू किया तो वो जो स्कॉर्पियो का जो पॉइजन है वो उतर जाएगा, ऐसे ऊपर के नीचे की ओर। जैसे इधर से चालू किया, आपके यहाँ गाँव में बहुत सारे लोग मंत्र से उतारते हैं, पता है ना आपको, किसी को
उसमें यही ट्रिक होती है। हाँ, वो बताते नहीं है। हम बहुत बार गए तो हमने बताया कि इसमें, तो बोले नहीं, बताना नहीं किसी को। हमने बताया कि आपका हैदराबाद में स्कॉर्पियो बाइट किया, वो गुजरात में कैसे आएगा आपके पास? तो उसको वहां ज्ञान चाहिए ना, ये तो यहाँ है, गुजरात में है, तो बताओ। आयुर्वेद का हमारे गुरुजी ने खास ये कहा कि ओपन, कि वो बताते तो लोगों तक पहुंचेगा, तो लोग एक उपयोग करेगा, दूसरे को बताएगा, दूसरे से तीसरे को बताएगा। उसको पेटेंट तो लेनी नहीं है उनको। तो चरक मुनि ने तो इतने प्रयोग लिखे, 3000 प्रयोग लिखे, 3000 प्रयोग करके एक भी पेटेंट नहीं किया, लेकिन चरक फार्मेसी ने बहुत पेटेंट किए। तो अपना नॉलेज जो है वो कुदरत इसको ही देती है ना। जो खुल जाता है ना, उसको नेचर खिला दे। फूल क्या करता है, पहले खुलता है, एक बार खुल गया ना, उसको खिलाने का काम, उसको विकसित करने का काम नेचर कर देता है। जो व्यक्ति खुल गया उसको नेचर खिला। तो गुरुजी ने यह बताया कि पहले ये सब भारत को स्वस्थ करना है तो हॉस्पिटल से नहीं होगा, पहला कंसेप्ट। ये बीमार हो सकता है ज्यादा, क्योंकि जैसे जैसे हॉस्पिटल बढ़ती जाती है ऐसे डिसीज कम होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। कम, अभी क्या हो रहा है, बढ़ते। रोगी बढ़ने चाहिए, कम होने चाहिए, कम बढ़ते हैं। तो अभी देखते हैं वही चिकित्सा खड़ी करनी पड़े। जिगरगाचार्य जी ने बताया कि ये सब चिकित्सा सीखो, हर एक गांव में एक वैद्य, कम से कम उसके पास नॉलेज हो, तो ये प्रभावी आप 1 साल तक उसको उतार सकते हैं। 1 साल के बाद रिन्यू कराना पड़ेगा, हर एक पूर्णिमा को रिन्यू कराना पड़ेगा, ये लाइसेंस जैसा है। उसको हर एक पूर्णिमा पर ये प्रयोग करना है। ऐसे कृषि पाराशर में अनेक प्रयोग कृषि के विषय में, बीज हम बोते हैं तो किस तरह से उसका फलीनीकरण होगा। वृक्ष आयुर्वेद के ऊपर ऋषियों ने ग्रंथ लिखे, जिन्होंने आयुर्वेद लिखा उन्होंने वृक्ष आयुर्वेद लिखा कि वृक्ष कब फल देता है और कौन सा फल श्रेष्ठ होता है। हम तो हर वक्त फल खाते हैं, अभी भी आम आती है, अभी भी केला आता है, अभी भी ये सभी टाइप के वो आते हैं। तो कौन सा फल खाना, कब खाना। जैसे प्रेग्नेंट है तो ये नहीं खाना, पपीता नहीं खाना, पपीता बहुत अच्छा है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी को नहीं खाना। एप्पल नहीं खाना, एप्पल कफवर्धक है, एप्पल कश्मीर का है, वो कश्मीर में शूट होगा, वो इस तरह के वातावरण में शूट होगा, वो गुजरात महाराष्ट्र में शूट नहीं होगा, वो बेंगलुरु में शूट नहीं होगा। तो एप्पल है वो इधर नहीं चलेगा। एप्पल आयुर्वेदिक ही है, लेकिन आयुर्वेद का पूरा सेंट्रलाइजेशन नहीं है कि एक जगह हुआ और सब जगह दे दिया। जो फल यहाँ होते हैं वो खाना, फिर केला खाना है यदि कदली फलम, तो उसको इलायची के साथ खाना। एक एक के साथ एक एक का मेल है, एक एक फल का बात, एक एक फल की बात बताई है। वाटरमेलन खाना है, माने तरबूज खाना है, कलिंगड़ खाना है, तो वो गर्मी में ही खाना। रामनवमी के बाद ही खाना, उसके पहले खाया तो जो पुराने डिसीज है उसको रिओपन करेगा। वो जितने भी डिसीज आपके हो गए एक बार, उसको रिओपन करेगा पिछले डिसीज को। वाटरमेलन खाया पहले, जो इसके पहले रामनवमी के पहले, उसके बाद ही खाना। आम है वो अक्षय तृतीया के बाद ही खाना है, अक्षय तृतीया के बाद आम खाना है, उसके पहले नहीं खाना है। अभी तो आएगी आम, लेकिन अभी नहीं खानी है। आर्द्रा नक्षत्र के बाद जाने के बाद आम नहीं खाना है, क्योंकि उसमें बहुत प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो बहुत डिसीज करते हैं वो। तो हर एक फल का एक टाइप जूस, फ्रूट ही खाना श्रेष्ठ है कि वो फ्रूट खाए, जिसके दांत है अच्छे हैं वो फ्रूट खाए। जरूरी नहीं है रोज खाए, कभी कभी खाए, एकादशी को खाए। फिर नहीं हो सकता है तो जूस पिए, जूस में फाइबर्स निकल जाते हैं, केवल जूस जाता है तो पचने में भारी है। ऐसे अनेक टाइप के फ्रूट कब खाना, दूध कब पीना। दूध जैसे गर्भिणी स्त्री है तो उसको दूध थोड़ा ज्यादा पीना, गर्भपुष्टि के लिए है। साधारणता से 2 कप दूध पीना सुबह, 2 कप शाम को, उससे ज्यादा दूध नहीं पीने का। दूध वर्षा ऋतु में कैसा पीने का, ग्रीष्म में कैसा। दूध गाय कैसी होनी, कैसी गाय का दूध पीने का, जो फरती हो, चरती हो, ऐसी गाय का। अग्रम अग्रम गोचरती नाम औषधि नाम बने बने, ऐसी गाय है, ऐसी देशी गाय का दूध पीने का है। तो ये सभी आयुर्वेद ने जो बताया वो बड़ा साइंस है। उसका जब हम लेते हैं सेमिनार वर्कशॉप, तो बहुत लोगों को इसको जानने को मिलता है। ऐसे 1100 के ऊपर सेमिनार हुए पूरे भारत में, और एक एक विषय, जैसे एक अभी लिया अभी पंचकोश के बारे में हम लेने वाले हैं, तो बहुत लोग सुवर्ण प्राशन से, नश्य से ठीक हुए हैं। और आसानी से औषधि बताना, जो हो सके वो लोकल बताना, जहाँ लोकल से ही हो सके वो लोकल से ही औषधि से ठीक करना, और
जरूरत पड़े वहां पर चिकित्सा, उसकी अलग अलग प्रकार की चिकित्सा करते हैं। और जो जो चिकित्सा आयुर्वेद के अंतर्गत थी, जैसे सूर्य विज्ञान आयुर्वेद के अंतर्गत था, सूर्य से बहुत सब चिकित्सा होती थी। सूर्य को देव माने, सूर्य को कौन सी चिकित्सा होती थी, उसका कैसा उपयोग करें, इसके ऊपर हम काम कर रहे थे। घृत थेरेपी थी, अलग अलग टाइप के घी देकर उसको कैसे ठीक करना है, उसके ऊपर एक थी। नेचुरोपैथी जो आज अलग हो गई आयुर्वेद से, और नेचुरोपैथी आयुर्वेद ने कंबाइन की। आयुर्वेद के हिसाब से आप क्या करो, आज के नेचुरोपैथ तो अलग ही है, वो तो आयुर्वेद से बहुत दूर है। वो कच्चा ही खाओ या तो पानी ही पियो हमेशा। तो आयुर्वेद ने सबके नियम बताए, किसको पानी पीना है, किसको कच्चा खाना है, किसको पका खाना है, हो सके वहां अन्न संस्कारित करके ही लेना है, पानी इतना ही प्रमाण में ही पीना है, बार बार ये ज्यादा पानी नहीं पीना है प्यास के बिना। तो ये बहुत सारी बातें आयुर्वेद ने बताई है, ग्रंथस्थ है, उसका अध्ययन करके उसका हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जितना भी गर्भ विज्ञान में आज जाना है कि वो मैंने शॉर्ट में पहले महीने से लेकर बात बताई, उसमें औषधियों का वर्णन आया। खास करके बहुत से लोगों का प्रश्न है कि वैक्सीनेशन दे या न दे, क्योंकि सबसे अभी माताओं को भी देने लगे हैं लोग, वो गर्भ में है तब से वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन का जो कंसेप्ट है वो मल्टीनेशनल कंपनी का है, उन्होंने ही बढ़ाया इस कंसेप्ट को। 4 वैक्सीनेशन से चालू करके आज 150 वैक्सीनेशन तक गए। बराबर, एक डिसीज आता है तो वो 4 डिसीज की वैक्सीनेशन निकालते हैं। एक बात है, पहले वैक्सीनेशन निकल जाती है, बाद में डिसीज आता है, ऐसा भी होता है। वो डिसीज का नाम दे देते हैं कि ये तो ये हो गया, लेकिन वैक्सीनेशन तो तैयार होती है, उसके बाद ये डिसीज आता है। तो ये इस तरह का है कि इधर भारत में तो ऐसा बहुत चलता है, जो बेड है बाहर के देशों में वो वैक्सीनेशन इधर दी जाती है। बाहर के बेड बाहर, जैसे बहुत सारी बातें ऐसी है, जैसे क्लोरीन पानी क्लोरीन वाला पीते हम, इधर की सब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमको क्लोरीन वाला पानी पिलाती है। अब क्लोरीन 4 देशों में बैंड है, अमेरिका में क्लोरीन नहीं चलेगा, अमेरिका में क्लोरीन वाला पानी नहीं पीते कोई, अब इधर वो क्लोरीन वाला पानी देते हैं हमको। क्लोरीन बताते हैं कि वो पानी को साफ कर देता है, पानी को क्रिस्टलाइज करता है, उसका जंतु निकालता है। तो उधर क्यों नहीं पीते हैं, इतना उपकार हो गया कि वो वहां यूज नहीं करके हमारे पर यूज करते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट है, वो जब तक हम इसमें से डरेंगे, मतलब अब सोचो, हम वैक्सीनेशन का तो हमने 3 प्रवचन किया है पूरा उसके ऊपर, कि वैक्सीनेशन के बारे में आप थोड़ा बुद्धि से सोच लो। हम नहीं बताते, हम तो आयुर्वेद वाले हैं, तो लोगों को लगेगा कि ये तो यही बताएंगे। लेकिन एक तो पहली बात जरूरत नहीं है, दूसरी बात आयुर्वेद से हिसाब से आप चलेंगे पहले दिन से, फिर नहीं, फिर आप आएंगे 5-25 वस्तु देकर और बाद में बताएंगे कि अब इसको ठीक करो, तो हमको ही पता नहीं होता है। तो 850 स्टूडेंट्स का तो डेटा, गुरुकुल साबरमती में जितने बालक पढ़ते हैं आप